आदर्श विलयन क्या है? आदर्श विलयन यानी आइडियल सॉल्यूशन। तो आदर्श विलयन क्या होता है उसके बारे में हम पहले बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने पढ़ा था राउल्ट का नियम। क्या है? राउल्ट का नियम यानी वह है विलयन जो समान ताप यानी समान ताप तथा सांद्रता की सभी परिस्थितियों में, ठीक है, समान ताप तथा सांद्रता की सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, उसे हम आदर्श विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं हम? आदर्श विलयन कहते हैं। अब देखिए आदर्श विलयन जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है द्विअंगी विलयन का, ठीक है। द्विअंगी मतलब जिसमें दो घटक होंगे यानी टू कंपोनेंट सिस्टम होगा या होमोजेनियस मिक्सचर होगा। क्लियर हुआ? तो द्विअंगी जो है हमें जो है समांगी विलयन के बारे में बात करना है। और यहाँ कह सकते हैं कि द्विअंगी जो विलयन होगा वो कुल मिलाकर के अगर बात करें तो यह दो प्रकार का होगा। क्या होगा आपका? दो प्रकार का होगा। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं द्विअंगी विलयन के प्रकार। तो पहला लिख सकते हैं आप आदर्श विलयन और दूसरा हमें बात करना है अनादर्श विलयन, ठीक है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आते हैं। चलिए तो पहला जो है आदर्श विलयन, इसको लिख लेंगे। अब इसका डिफिनीशन लिखना है तो क्या लिखेंगे? वह विलयन जो ताप तथा सांद्रता ठीक है कि सभी परिस्थितियों पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, राउल्ट के नियम का पालन करती हैं, ठीक है। आदर्श विलयन कहलाती हैं, आदर्श विलयन कहलाती हैं, ठीक है। तो इसका डिफिनीशन यही है, वह विलयन जो ताप तथा सांद्रता की सभी परिस्थितियों पर राउल्ट के नियम का पालन करती है उसे हम क्या कहते हैं? आदर्श विलयन कहते हैं। क्या कहेंगे उसे? आदर्श विलयन कहते हैं। अब बात आता है कि भाई राउल्ट का नियम क्या था, ठीक है। तो हमने कल देखा था कि अगर हमारे पास क्या है, दो वाष्पशील द्रव हैं तो उनका जो आंशिक दाब होता था वो क्या होता था? जो किसी वाष्पशील घटक का जो वाष्प दाब होता है, ठीक है, उसके वाष्प दाब तथा मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यही हमने पढ़ा था, तो वही हमें देखना है, ठीक है। तो लिखेंगे क्या? माना दो वाष्पशील घटक ए तथा बी हैं तो, ठीक है, विलयन का जो कुल दाब, ठीक है। तो कुल दाब अगर हम देखें तो राउल्ट के नियम से अगर या नियमानुसार बात करें तो हमने क्या कहा था कि विलयन का जो कुल दाब होगा पी कुल, वह किसके बराबर होगा भाई? तो हम कहेंगे पीए तथा पीबी के योग के बराबर होगा, ये कह सकते थे। या वाष्पशील घटक का जो क्या होता था? वाष्प दाब होता था और उसका जो मोल प्रभाज होता है उसके गुणनफल के क्या होता था? बराबर होता है ना। तो इसका भी लिख लेंगे वैसे। तो पी नॉट बी होता था और एक्स बी, ये हमने कल वाला लेक्चर हमने पढ़ा था। तो अगर इस लेक्चर को आप पिछला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जब उसको देखेंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए तो यहाँ पर हम अगर बात करें, चलिए तो यहाँ पर ये हो गया हमारा राउल्ट का नियम, यानी राउल्ट के नियम के अनुसार P बराबर जो होगा वो क्या होगा? PA प्लस क्या होगा? PB होगा। या हम कह सकते हैं P बराबर P नॉट A इंटू एक्स ए और प्लस P नॉट B इंटू क्या हो जाएगा? XB होगा। अगर ऐसा कहीं आ रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि वह जो गैस होगा वह राउल्ट के नियम का पालन करेगा और वो आदर्श विलयन होगा।
क्लियर हुआ? यानी जब हम दो घटक को मिलाएंगे, अगर उन घटकों का आंशिक दाब यानी पीए तथा पीबी का जो योग है वह अगर कुल दाब के बराबर हो जाएगा तो हम ये कहेंगे, ठीक है, कि ये आदर्श विलयन है। क्या है? आदर्श विलयन है। चलो ठीक, अब दूसरा देखते हैं। ठीक है, ये हो गया आदर्श विलयन। अब यहाँ से जो है आदर्श विलयन के गुण से क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, इसका एक ग्राफ भी कभी कभी क्या होता है देखा जाएगा। ठीक है, देखते हैं, और उसमें एनसीईआरटी में आप पढ़ेंगे तो ग्राफ दिया हुआ है इसका आदर्श विलयन का। तो हमने जो कल देखा था कि अगर मान लीजिए हमारा एक घटक है, वो कौन सा है? कह रहा है ए घटक है। तो ए घटक का जो मोल प्रभाज है वो एकसीय है। तो मान लीजिए ये शुद्ध अवस्था में है तो इसका मोल प्रभाज कितना होगा? 1, क्योंकि विलय तो होगा नहीं दूसरा घटक। तो EXB कितना हो जाएगा? तो कहेंगे 0। अब ये जो बताता था, ये क्या बताता था भाई? मोल प्रभाज बताता था, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मोल प्रभाज। ठीक, और यहाँ पर क्या होता है? EXB बराबर क्या हो जाएगा आपका? EXB जो होगा वह 1 होगा, और यहाँ EXA बराबर कितना होगा? 0। यही हुआ करता था। अब जब EXA था और EXB था तो उस समय इसका शुद्ध वो क्या था? शुद्ध विलायक था, यानी ये। तो उसका वाहक दाब जो होगा P0A होगा। और कह रहा है अगर EXA बराबर 1 हो गया तो EXB बराबर अगर 1 हो गया तो EXA का मान भाई 0। तो इसका मतलब ये घटक क्या बता रहा है कि यहाँ मोल प्रभाज खाली B का है, यानी घटक B ही खाली है। तो इस समय जो वाष्प दाब होगा वो हमने कहा मान लीजिए P0B होगा, है ना। अच्छा, अब कह रहा है कि अगर इधर से इधर जा रहे हो तो देखिए EXA से इधर जा रहे हो, देखो EXA बराबर कितना है भाई? 1 है, यानी यहाँ पर खाली ये घटक था। लेकिन जैसे जैसे इधर जाओगे तो B घटक बढ़ेगा। तो जब B घटक बढ़ेगा तो B घटक का जो वाष्प दाब होगा वो क्या हो जाएगा आपका? बढ़ता हुआ चला जाएगा ऐसे। ठीक, अच्छा, और A का क्या होगा? तो हम कहेंगे A का घटता हुआ ऐसे चला जाएगा। ठीक, और ये जो था यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे तो ये P कुल आ रहा था। क्या आ रहा था? P कुल, यानी P जो टोटल था यानी कुल, वो किसके बराबर हुआ करता था? बराबर, तो हम कहेंगे PA प्लस क्या होता था? PB के, है ना। और ये लाइन किसके लिए हम लिखे थे? तो PA बराबर जो होता था वो P0A इंटू XA, यही जो हमने लिखा हुआ वही है। इस लाइन पे क्या होगा? B वाला है, तो हम कहेंगे PB जो होगा यानी B घटक का जो आंशिक दाब होगा वो बराबर किस क्या होगा? तो कहेंगे B घटक के यानी शुद्ध घटक B का वाष्प दाब और उसका मोल प्रभाज होगा EXB। तो ये हमने देखा था आदर्श विलयन के बारे में। क्या देखे थे भाई? हमने आदर्श विलयन के बारे में ये हमने देखा था। चलिए, तो ये हो गया आदर्श विलयन, ये हो गया उसका ग्राफ। अब पूछेगा कि आदर्श विलयन किसे कहते हैं, तो आपको खाली यही लिखना है कि वह विलयन, ठीक है, जो ताप तथा सांद्रता की सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन करता है, ठीक है, आदर्श विलयन कहलाता है। ठीक है, तो आदर्श विलयन यहाँ लिख लेंगे। माना दो वाष्पशील घटक A तथा B हैं, तो विलयन का कुल जो दाब होगा वो राउल्ट के नियम से क्या हो जाएगा? P बराबर PA प्लस PB। तो ये हो जाएगा। तो ये हो गया इसके बारे में। अच्छा, अब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं वो कहाँ से आते हैं? तो इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होता है, ठीक है, वो कहाँ क्या आता है उसको देखते हैं। ठीक है, तो इसके गुण से आएंगे। तो क्या लिखेंगे? आदर्श विलयन के गुण। आदर्श विलयन के गुण, ठीक है, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन यानी आदर्श विलयन के क्या पढ़ना हमें भाई? गुण पढ़ना है। अच्छा, अब इसमें हम क्या बता सकते हैं? तो पहली बात यह है कि जैसे आदर्श विलयन, जैसे मान लीजिए हमने इसमें लिया था पहले A, कौन सा घटक लिया था? A। तो A घटक जो होंगे और ये घटक होंगे, ये इसके बीच में क्या होंगे? आकर्षण होंगे। जैसे मान लीजिए हमने बेंजीन ले लिया। क्या ले लिया भाई? बेंजीन ले लिया। तो बेंजीन को अगर बेंजीन में मतलब बेंजीन का 1 लीटर लिए हैं आप, या ठोस अवस्था में लिए, तो वहाँ पर हम विलयन की बात करें तो अगर बेंजीन ले रहे हैं तो बेंजीन है, तो बेंजीन के अणुओं के बीच में क्या होगा? आकर्षण। तो वही दिया है कि A और A के बीच में कुछ आकर्षण होगा।
ठीक है, ये हो गया ए घटक। अब जब आकर्षण होगा, ठीक है, तो ये आकर्षण टूटेगा और ए घटक के जो वाष्प होंगे वो यहाँ आ जाएंगे और इसका आंशिक वाष्प दाब कुछ होगा, उसको हमने कहा पीए होगा। चलो ठीक। अब कह रहा है कि भाई अगर हम इसमें घटक बी मिला देते हैं, क्या मिला देते हैं? घटक बी, तो ये भी क्या होना चाहिए? ये भी वाष्पशील होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वाष्पशील। ठीक है, तो हम अगर कहें, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ देखिए हमारे पास क्या है? घटक है। क्या है? घटक है। ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा सा बहुत इजी है, थोड़ा ध्यान देंगे। कह रहा है हमारे पास एक घटक है ए, तो उसमें ए और ए के परमाणुओं के बीच में क्या होगा? कुछ आकर्षण होगा। और दूसरा जो घटक हमने मिलाया बी, तो बी और बी के अणुओं या परमाणुओं के बीच में कुछ आकर्षण होगा। ठीक है, अब इन दोनों को जब आप मिलाएंगे, दोनों को क्या करेंगे? आप मिलाएंगे। ठीक है, तो मिलाने पर, तो मिलाएंगे जब, तो क्या बन जाएगा भाई? ए बी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो हम ये कहेंगे यहां पर बन गया ए बी। क्लियर हुआ? अच्छा, अब ये भी जब बना तो कह रहा है कि भाई इसका जो आंशिक दाब है और इसका आंशिक दाब जो आएगा, यानी पीए और पीबी जो आएगा, वह मिलाने के पश्चात जो विलयन बनेगा, ठीक है, उसके दाब के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, कुल दाब के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? अब इसमें एक और घटक आ जाएगा बी वाला, जैसे हमने डॉट से दिखा दिया। क्लियर? तो अब जो दाब विलयन का बनेगा इन दोनों की वजह से बनेगा। तो कह रहा है दोनों को जोड़ दो, जो आएगा वो क्या होना चाहिए? ये कुल दाब के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा आ गया तो हम कहेंगे कि ये आदर्श विलयन है। तो कहेंगे अच्छा ठीक है, आदर्श विलयन हमें समझ में आया। ठीक, अब कह रहा अब जब दोनों को मिलाते हो, जनरली हम सोचें अगर कि जब दो विलयन को आप मिलाओगे तो क्या होगा? तो या तो ए और ए, देखिए अब थोड़ा एक बार और समझिए, कह रहा है ए और ए के बीच में आकर्षण होगा, बी और बी के बीच में कुछ आकर्षण होगा। अब जब दोनों को मिला दोगे, ठीक है, तो मिलाने के बाद ए बी जो बनेगा उसके बीच में क्या होगा? या तो भाई ये भी जो बनेगा वो मजबूत बंध बनाएगा, या तो वो दुर्बल बंध बनाएगा। क्या बनाएगा? दुर्बल बंध बनाएगा। ठीक है, तो अगर मजबूत बनाएगा तो हम कहेंगे क्या है? आदर्श विलयन नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मजबूत बंध बना लिया तो वाष्पित नहीं होगा। अच्छा, अब कह रहा है दुर्बल अगर बंध बना लिया तब, तो कह रहा है दुर्बल बंध बना लेगा तो ये ज्यादा वाष्पित होगा। अब ज्यादा वाष्पित होगा तो इसमें गैसों की मात्रा ज्यादा आएगी, तो इसका वाष्प दाब ज्यादा आएगा और इनका वाष्प दाब का योग कम आएगा। तो हम कहेंगे तब, तो कहेंगे ये आदर्श विलयन हो ही नहीं सकता। तो आदर्श विलयन का मतलब ये हो गया कि जो आकर्षण बल ए घटक और बी घटक के अणुओं के बीच में लग रहे हैं, मिलाने के बाद जो ये भी बनेगा, अगर उनके मध्य आकर्षण बल समान रहा जैसा पहले था, तो पहले की जैसा था, तो पहले जैसे वाष्प बन रहा था, मिलाने के बाद भी वैसे वाष्प बनेंगे। क्लियर हुआ? तो कुल जो वाष्प दाब होगा इन दोनों घटकों के आंशिक दाब के योग के बराबर होगा। क्लियर हुआ? अच्छा, अब इसका मतलब जब दोनों घटकों को जब हमने मिलाया, यानी दोनों विलयनों को जब हमने इसमें मिलाया, तो मिलाने के बाद क्या हुआ? तो कह रहा है मिलाने के बाद दोनों का जो आयतन परिवर्तन, भाई आकर्षण तो सेम रहा, मिलाएंगे तो आकर्षण क्या होगा? बराबर होगा। तो अणु जितना पहले खींचे होंगे उतना बाद में भी खींचे होंगे। ठीक है, फिर से समझिए, बहुत इजी टॉपिक है, समझिए। आदर्श विलयन एक बार इसको समझ गए ना, फिर जीवन में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो घटक हमारे पास क्या है? ए, तो अगर ये घटक आप इसमें लिए तो बहुत से ए होंगे। तो कह रहा है भाई ये ए के बीच में जो लगने वाला आकर्षण बल है, अब कह रहा अच्छा तब, तो कह रहा है बी और बी है। मान लीजिए हमने दूसरा घटक लिया था प्योर दूसरे वाले में, क्लियर, तो हमने इसमें बी घटक लिया और इसमें हमने ए घटक मिल लिया। ठीक, अब कह रहा है इसके बीच में जो आकर्षण बल होगा, ठीक,
अब इसका मतलब ये वाष्पित होंगे तो इसका कुछ वाष्प दाब आएगा जिसको कहेंगे आंशिक दाब। तो ये PA और आएगा, इसके लिए PA आएगा और इसके लिए PB आ जाएगा। चलो ठीक। अब कह रहा भाई दोनों को हमने मिला दिया, यानी इसको इसमें हमने मिला दिया, तो कह रहा जो ये भी बनना चाहिए, ये भी जो बनेगा वो जो है यानी A और B के बीच में अब आकर्षण होने लगेगा। तो कह रहा यहाँ जो आकर्षण बल है, यहाँ जो आकर्षण बल है ये पहले वाले आकर्षण बल के क्या होना चाहिए भाई, समान होना चाहिए। क्लियर? अच्छा, जब समान होगा तो इसका मतलब क्या है, जैसे ये बंद टूट करके गैस में बदल रहे थे वैसे ये भी टूट करके गैस में बदलेंगे। तो जितना ये वाष्प बनाए रहेंगे उतना ये भी बनाएंगे। तो मिलाने के बाद अणुओं के बीच में कोई आकर्षण नहीं होगा, जिसकी वजह से इसका जो कुल दाब था वो दोनों के आंशिक दाब के योग के बराबर था। क्लियर हुआ? चलो ठीक। अब कह रहा है ठीक है, जब आप दोनों को मिलाओगे तो कह रहा है A और B के बीच में कोई आकर्षण नहीं रहा। तो आकर्षण नहीं रहा तो इसका मतलब क्या है कि आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, तो जैसे कि अगर हम देखें, ठीक, तो वही कह रहा है अगर समानता है, अगर देखिए अगर हम समानता देखें तो कोई ऐसा विलेन नहीं है, जब भी दो विलेन को आप मिलाओगे, जैसे मान लीजिए अल्कोहल है और पानी है, तो जब भी आप मिलाओगे, ठीक है, तो आयतन या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। जब भी दो विलेन को आप मिलाओगे तो आयतन या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। अभी हम प्रूफ करके भी बताएंगे, हम लोग समझेंगे कि कैसे घट रहा है कैसे बढ़ रहा है। क्लियर ना? लेकिन ये आदर्श विलेन कह रहा है कि भाई ऐसा कोई विलेन बनाओ जिसको मिलाने पर आयतन घटता बढ़ता ना हो, यानी ऐसा कोई विलेन आज तक मिला ही नहीं इसमें। तो आदर्श विलेन मुख्यतः पाया जाता ही नहीं, लेकिन लगभग कुछ ऐसे विलेन हैं जो दिखाई देते हैं, मतलब उसी की तरह व्यवहार करते हैं। चलिए, तो वही कह रहा, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, मिलाने के बाद जब आकर्षण में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो अणु वहीं का वहीं रहेगा, तो स्थान उतना ही घेरेगा, तो आयतन का परिवर्तन जो होगा वो समान ही होगा। जैसे तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों घटकों A तथा B, ठीक है, का आयतन परिवर्तन, यानी A तथा B को मिलाने पर आयतन परिवर्तन का मान, ठीक है, यानी डेल्टा V का मान क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। जैसे कैसे समझोगे? कह रहा भाई हमारे पास 180 ml मान लीजिए बेंजीन है और इसमें हमने 80 ml क्या मिला दिया, टॉलुइन मिला दिया। क्या मिला दिया? टॉलुइन मिलाया। अब जब दोनों को मिला देंगे तो होता क्या है, समानता है। तो हम ये कहेंगे दोनों को मिलाने पर या तो भाई, ठीक है, आइए मान लीजिए 100 ml है, 100 ml बेंजीन 80 ml, अब दोनों को मिलाने पर क्या है, कह रहा है 180 ml मिल जाए। लेकिन ऐसा मिलता नहीं है, ऐसा होता जीवन में नहीं है। जब भी दो विलेन को मिलाओगे तो आयतन या तो घट जाएगा या तो बढ़ जाएगा। तो इसको जब आप मिलाते हो, ठीक है, तो कह रहा है कि भाई 100 और 80 को जब मिलाते हो तो 180 ml ही आता है, यानी आयतन में परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है कि डेल्टा V बराबर अगर लिखोगे तो B क्या होगा, B2 माइनस B1। तो इस आयतन को मान लीजिए B2, चलो ठीक है, तो 180 हो गया। तो B1 कितना था, तो दोनों को जोड़ करके लिख लेंगे तो 180 हो जाएगा, घटाओगे तो 0 आ गया, तो डेल्टा B का मान क्या होगा भाई, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब आयतन परिवर्तन का मान 0 हो गया। तो यही क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि किस विलयन के लिए, यानी पूछेगा किस विलयन के लिए डेल्टा B का मान 0 होता है। कई बार पूछा हुआ है। तो किसके लिए,
तो हम कहेंगे कि आदर्श विलयन के लिए जो है डेल्टा वी का मान क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। क्लियर। तो ये लक्षण जरूर देखिए, इसमें गुण पर ध्यान में रखेंगे, ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा बनता है। क्लियर। अच्छा, उसके बाद दूसरा देखिए, कह रहा है इसमें, ठीक है, इसमें, ठीक है, ऊष्मा परिवर्तन का मान, ऊष्मा परिवर्तन का मान, ऊष्मा परिवर्तन का मान यानी डेल्टा एच बराबर क्या होगा भाई, 0 होगा। अच्छा, कह रहा ऊष्मा परिवर्तन का मान क्या होगा भाई, 0 होगा। क्यों? क्योंकि कह रहा भाई आदर्श विलयन है, बहुत आइडियल है, कहे ना आदर्श हैं, तो हम बहुत आदर्श हैं, इसका मतलब हम किसी के तरफ झांकेंगे नहीं, किसी के तरफ देखेंगे नहीं, तो हमारा कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, तो हमारा कुछ बिगड़ेगा ही नहीं आयस में ले। ठीक है, तो वही कह रहा कि अगर आदर्श है, आइडियल है, तो वो किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं करेगा, आकर्षण नहीं करेगा, चाहे जितने मॉलिक्यूल मिला लो। क्लियर हुआ। अब जब आकर्षण हुआ ही नहीं तो ऊर्जा परिवर्तन होगा ही नहीं आयस में। तो वही कह रहा है, जब दो विलयन को आप मिलाते हो और आदर्श विलयन बनता है तो उसमें ऊष्मा परिवर्तन का मान डेल्टा एच बराबर 0 होता है, अर्थात 0 होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव में बन सकता है। क्लियर। अर्थात हम कह सकते हैं, ठीक है, आदर्श विलयन का निर्माण, आदर्श विलयन यानी जब आप बनाते हो आइडियल सॉल्यूशन का निर्माण, यानी आइडियल सॉल्यूशन का जो प्रिपरेशन होता है, निर्माण, ना तो ऊष्मा शोषी होता है, ना तो ऊष्मा शोषी, ठीक है, ऊष्मा शोषी, और ना ही ऊष्मा छेपी होता है, ऊष्मा छेपी होता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा, तो आपको क्या कहा गया, अब आप जब कक्षा 10 में पढ़े होंगे, 11 में पढ़े होंगे, चलिए निर्भय यादव जी, तथास्तु, कम से कम आप लोग जुड़े, चलिए ठीक है, थैंक यू। अरे चलिए, यहाँ पर देख रहे हैं आदर्श विलयन का जो निर्माण है, ना तो ऊष्मा शोषी होता है और ना ही क्या होता है भाई, ऊष्मा छेपी होता है। अब बात आती है कि भाई ऊष्मा शोषी, तो ऊष्मा शोषी कह रहा है, देखिए अगर हम कक्षा 10 में पढ़ें या 11 में पढ़े होंगे तो बताया गया होगा कि अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, मिलाने पर या तो ऊष्मा निकलती है या तो ऊष्मा अवशोषित होती है। यानी जिस अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है उसे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, और जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है उसे हम ऊष्मा छेपी कहते हैं। यही हमने आज तक पढ़ा ना। अब कह रहा भाई ये ऐसा विलयन बन जाता है ना जिसमें ना तो ऊष्मा निकलती है और ना ही क्या होगा, ऊष्मा अवशोषित होती है। तो इसका मतलब क्या कि आकर्षण भाई हुआ ही नहीं। तो जब इंटरेक्शन नहीं होगा, आप आइडियल रहेंगे, तो क्या हो जाएगा, आप भगवान हो जाएंगे। ऐसा में नहीं आ रहा, कहते हैं मैं आइडियल हूँ भगवान, तो जीवन में कोई आइडियल नहीं होता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक, हाँ, आइडियल के करीब हो सकते हैं लेकिन आइडियल नहीं हो सकते, कमियां होंगी। तो वही कह रहा कि इसमें ऊष्मा छेपी या इसमें ऊष्मा परिवर्तन का मान 0 होता है। क्लियर हुआ? ये हो गया। अच्छा, अब कह रहा है कि अच्छा और क्या लिख सकते हो भाई, तो गुण में और एक पॉइंट हम लिख सकते हैं। वो कौन सा पॉइंट होगा? तो कह रहा है तीसरा पॉइंट। ठीक है, तो कह रहा है कि इसमें कह रहा है आकर्षण नहीं होना चाहिए। तो ये कह रहा है कि इसमें घटक कणों के मध्य कोई अभिक्रिया या संयोजन कह सकते हैं, अभिक्रिया या संयोजन कह सकते हैं। ठीक है, अभिक्रिया या संयोजन नहीं होता है। अब अभिक्रिया नहीं होगा, संयोजन नहीं होगा, तब जाकर के वो क्या होगा, आदर्श विलयन होगा। ठीक है, तो आप कहेंगे अच्छा ठीक है, तो अब कोई ऐसा महानुभाव को बता दो
कोई ऐसा विलेन बता दीजिए जो आदर्श विलेन की तरह लगता हो। वैसे होता नहीं है ना, लेकिन आदर्श विलेन की तरह कुछ ऐसे विलेन हैं जो व्यवहार करते हैं। अच्छा, तो इसमें नंबर 1 उदाहरण अब लिखेंगे। उदाहरण यानी एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, तो कह रहा मान लीजिए बेंजीन है, क्या है, बेंजीन है और प्लस टॉलुइन है। तो बेंजीन और टॉलुइन को जब भी मिलाएंगे तो दोनों हाइड्रोकार्बन है, इनके बीच में कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण नहीं होगा। जैसे पहले वैसे बाद में, हम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हम भैया सन्यासी हैं, हम क्या हैं, बहुत सन्यासी, हमारा कोई इंटरेक्शन किसी से होने वाला नहीं है, तभी ना सफल होंगे, आदर्श तभी ना कहलाएंगे, तभी ना भगवान होंगे। चलिए अगला कह रहा है, अच्छा ये हो गया पहला। अब इसी से एग्जाम्पल पूछा गया है कहाँ पे, तो IIT JEE में। तो CCl4 तथा CSiCl4 ले सकते हैं। तीसरा अगर देखें तो हम कह सकते हैं N हेक्सेन, यानी सब जो है अगर हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोकार्बन ही वाला लेना पड़ेगा, N हेक्सेन तथा N हेप्टेन हो गया। इसी तरीके से लिख सकते हो क्लोरोबेंजीन, क्या है, क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन तथा ब्रोमोबेंजीन। जब इनको आप मिलाते हो तो ये ब्रोमोबेंजीन, जब आप इनको मिलाते हो ना तो विलयन के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसमें ऊष्माक्षेपी ना तो ऊष्माशोषीय क्रिया होती है, अर्थात ऊष्मा परिवर्तन का मान शून्य होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें ना तो सम्मोहन होता है, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं ना तो कोई रिएक्शंस होता है और ना ही ये संयोग करते हैं, यानी संयोजन होता है, जुड़ता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो ये हो गया इसका, ठीक है, ये हो गया गुण, यानी आदर्श विलयन हो गया और आदर्श विलयन के गुण हो गया, उसके एग्जाम्पल हो गए, ये है आपका ग्राफ हो गया। क्लियर। चलो अब बात करते हैं दूसरा विलयन, यानी अब कह रहा है कि भाई अब आइडियल का काम खत्म, अब हम बनते हैं कौन, अनआइडियल, यानी नॉन आइडियल बनेंगे, यानी अनादर्श विलयन। अब अनादर्श विलयन जैसे मैंने कहा आपको समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब भाई साहब ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेंगे, यानी वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे हम क्या कहते हैं, आदर्श विलयन। अब कह रहा अच्छा तो अब उसी का उल्टा हो जाएगा अनादर्श विलयन। चलिए तो दूसरा अगर हम देखते हैं तो लिखेंगे अनादर्श विलयन, यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं कि वह विलयन जो ताप तथा सांद्रता, ताप तथा यह लिख सकते हैं वह विलयन जो सिंपल सा राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, अनादर्श विलयन कहलाता है। अनादर्श विलयन कहलाता है। क्लियर हुआ, यानी वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है वो क्या कहलाता है भाई, अनादर्श विलयन कहलाता है। ठीक है, अब क्या लिखना है, लिखेंगे माना दो वाष्पशील घटक ए तथा बी को मिलाकर अनादर्श विलयन बनाया गया। अनादर्श विलयन बनाया गया। ठीक है, तो विलयन का कुल दाब, विलयन का
कुल दाब या दाब लिखेंगे, विलयन का दाब। अच्छा, अब कह रहा है कि भाई अगर राउल्ट का नियम होता तो पीए बराबर क्या होता, तो हम कहेंगे सॉरी पी बराबर क्या होता, तो पी बराबर होता पीए प्लस होता पीबी। ठीक, अब कह रहा भाई ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा, इसका मतलब P इज नॉट इक्वल टू पी ए प्लस पी बी होगा। यानी दोनों घटकों का जो आंशिक दाब होगा उसको जब आप जोड़ेंगे तो जो विलयन का कुल दाब होगा, देखिए ये घटक का आंशिक दाब आपने अलग निकाल के रखा था, बी घटक का आंशिक दाब आपने अलग निकाल के रखा था। ठीक है, अलग अलग जब थे यानी शुद्ध अवस्था में थे। जैसे कह रहा है हमारे पास एक घटक ये है और एक घटक बी है, तो इसका आंशिक दाब पी है और इसका आंशिक दाब पी बी। ठीक, ये अलग अलग थे। ठीक, अब दोनों को मिला करके यहाँ विलयन बना दिया। क्या बना दिया भाई, विलयन बना दिया। ठीक है, तो विलयन में जो दाब आएगा वास दाब, वो कह रहा है कि भाई कुल दाब के बराबर नहीं आएगा। क्यों, कह रहा है कुल दाब के बराबर आ जाता ना तब तो राउल्ट का नियम का पालन करता, और राउल्ट के नियम का पालन करता तो भाई साहब आदर्श विलयन हो जाते। आया समझ में? तो यहाँ पर इसीलिए लिखा गया कि कुल दाब जो है वो पी ए प्लस पी बी जो होगा, ठीक है, उसके योग के बराबर नहीं होगा। ठीक, अच्छा, अब क्या कहने का मतलब है, तो कहने का मतलब है कि भी P इज नॉट इक्वल टू जो होगा, ठीक, वो लिख सकते हैं P नॉट A इंटू एक्स ए, ठीक, प्लस P नॉट B इंटू एक्स बी, या यहाँ पर लिख सकते हैं पी ए जो है इज नॉट इक्वल टू P नॉट A इंटू एक्स ए, ठीक, और पी बी इज नॉट इक्वल टू P नॉट B इंटू एक्स बी। क्लियर, यही होगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं ये ना तो इसके बराबर होगा ना ये इसके बराबर हो रहा था, तो इसके बराबर भी ये नहीं होगा। ठीक है, तो यह हो गया भाई साहब ये अनादर्श विलयन का जो था डिफिनीशन, यानी वह विलयन, ठीक है, वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है अनादर्श विलयन कहलाता है। क्लियर हुआ, क्या कहलाता है, अनादर्श विलयन कहलाता है। चलिए ठीक, अब यहाँ पर अगर देखें तो अनादर्श विलयन के गुण लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, अनादर्श विलयन के गुण, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब देखिए ध्यान से सुन लेंगे तो आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक, अच्छा, अब कहने का मतलब क्या है कि भाई देखो अगर हमारे पास दो घटक हैं, यानी मान लीजिए हमारे पास घटक है विलयन का, वो कह रहा भाई साहब ये था और ये बी था, तो जब ये अलग अलग थे तो ये ए के बीच में आकर्षण रहा होगा। ठीक, अब कह रहा इसमें बी बी के बीच में आकर्षण रहा होगा, तो बी बी के बीच में और ए के बीच में, तो यहाँ पर आकर्षण कुछ रहा होगा। ठीक है, आकर्षण बल काम करेगा, तो यहाँ पर भी कह रहा बी बी के बीच में क्या आकर्षण बल काम करेगा। ठीक, अब कह रहा दोनों भाई अलग अलग थे। ठीक, अब इन दोनों को हमने मिला दिया, मिलाने के बाद कह रहा कि भाई अनादर्श विलयन बन गया, अनादर्श विलयन बन गया। अच्छा, अनादर्श विलयन कब बनेगा, तो हम कहेंगे भी जब दोनों मिलेंगे, तो कह रहा क्या बनेगा, तो कह रहा ए और बी बना। ठीक, अब देखिए ये अनादर्श विलयन कब हो सकता है, तो इसके दो कंडीशन होंगे। ठीक है, कि पहले ए के बीच में जो आकर्षण है और बीबी के बीच में क्या है जो आकर्षण है। ठीक है, इसका कुछ आकर्षण रहा होगा, जब आपने मिला दिया तो मिलाने के बाद क्या बन गया, ए बी बन गया। तो कह रहा है मिलाने के बाद अगर इनके आकर्षण बलों के मान से इसमें लगने वाले आकर्षण बलों के मान से
ठीक है, यानी इनके में लगने वाले जो आकर्षण बल का जो मान है, ठीक है, और मिलाने के पश्चात जब ये बन गया तो इनके बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल का मान है, अगर वो कम या ज्यादा हो जाता है, या तो कम होगा या तो ज्यादा होगा, तब जाकर के क्या होगा, अनादर्श विलयन बनेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर ये दोनों मिले ना तो आकर्षण या तो बढ़ेगा या तो पहले से घट जाएगा, या तो पहले से बढ़ जाएगा या तो पहले से घट जाएगा। और आइडियल में हमने क्या देखा था, पहले जैसा था बाद में भी वैसा रहा। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा, मिलाने के पश्चात, ठीक है, या तो आकर्षण घटेगा या तो बढ़ेगा। अच्छा, अगर मान लो भाई हमने जब ए और बी को मिलाया और ए बी के बीच में आकर्षण यहाँ मान लीजिए बढ़ गया, आकर्षण क्या हो गया, बढ़ गया, तो अणु जो होंगे वो पास पास आ जाएंगे, अणु क्या हो जाएंगे, पास खिंचाएंगे। अब जब पास आ जाएंगे तो अणुओं का जो आयतन होगा वो कम हो जाएगा, अणुओं का आयतन क्या होगा, कम। इसका मतलब पहले आयतन ज्यादा रहा होगा और जब मिलाओगे तो आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तब इसका मतलब है कि आयतन परिवर्तन का मान जो है वो शून्य नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर कह सकते हैं आदर्श विलयन के निर्माण में आयतन परिवर्तन का मान, यानी वॉल्यूम जो चेंज होगा का मान डेल्टा बी जो होगा वो शून्य तो नहीं होगा, कुछ होगा, चाहे घटेगा या बढ़ेगा। अभी हमने कहा खाली घटेगा। अच्छा, दूसरा कह रहा है आदर्श विलयन के निर्माण में, आदर्श विलयन के निर्माण में, ठीक है, ऊष्मा परिवर्तन का मान, ऊष्मा परिवर्तन का जो मान है, यानी भाई साहब डेल्टा एच, ये भी 0 नहीं होगा। यानी अगर आप दो विलयन को मिलाओगे तो उनके बीच में आकर्षण भी होगा या प्रतिकर्षण होगा। तो अगर आकर्षण हुआ तो ऊष्मा को क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा। यानी यह जो है, अर्थात ये लिख सकते हैं ऊष्मा परिवर्तन का मान शून्य होता है, अर्थात यह प्रक्रिया मतलब अनादर्श विलयन, रुको यहाँ अनादर्श रहेगा, मैं आदर्श लिखते जा रहा हूँ, यहाँ लिखेंगे अनादर्श, यहाँ लिखेंगे अनादर्श। ठीक है, तो कहेंगे यह प्रक्रिया, ठीक है, या तो ऊष्मा क्षेपी होती है या तो ऊष्मा शोषी होती है, ऊष्मा शोषी होती है। तो दो कंडीशन होगा, ऊष्मा शोषी होती है। क्लियर हुआ? तो आयतन परिवर्तन का जो मान है वो शून्य नहीं होगा और डेल्टा एच का मान जो है वो भी शून्य नहीं होगा। ये क्या कहलाएगा, आदर्श विलयन कहलाएगा, सॉरी अनादर्श विलयन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसमें अगर बात करें तो आपको दो चीजें खटक रही होंगी क्या, कि भाई ये आयतन परिवर्तन का मान कम कब होगा। ठीक है, या हम कहेंगे कि इसका जो कुल दाब है इनके कुल दाब से या तो ज्यादा हो या तो कम हो, बराबर नहीं होने के दो चांसेस, या तो भाई ज्यादा होगा या तो भाई कम होगा। तो अगर ज्यादा होगा तो उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, अगर कम हुआ तो उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके आधार पर इसे हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको अच्छे से लिख लेंगे। ठीक है, ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अभी इसके जो एग्जाम्पल हैं वो दो तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें से आप कोई लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं अब अनादर्श विलयन के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन।
ठीक है, चलिए अब अगर बात करें तीसरा, यानी यहाँ लिखेंगे अनादर्श विलयन के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो क्या लिखोगे भाई, ये निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं, ये निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं, अच्छा, अब ये दो प्रकार का हो सकता है, अब वो कौन सा? तो कह रहा भाई या तो मिलाओगे तो आकर्षण होगा, या तो मिलाओगे प्रतिकर्षण होगा। तो अगर प्रतिकर्षण होगा, अगर वह प्रतिकर्षण होगा तो वो धनात्मक विचलन दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा? धनात्मक विचलन दर्शाएगा। तो इसमें जो है हम लिखेंगे नंबर 1। क्या लिखेंगे? नंबर 1, यानी वह अनादर्श विलयन जो धनात्मक विचलन दर्शाते हैं, धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। हो गया, यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, क्लियर बा? यानी ऐसा कोई विलयन होगा जो धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करेगा। अच्छा, ये क्या है? तो जैसे देखिए, जैसे अगर हम देखें कि जैसे हमारे पास क्या है भाई, हमने कहा एक जो विलयन है वो मान लीजिए ये घटक है, ठीक है। अब इसमें बहुत से ए होंगे और उनके बीच में कुछ आकर्षण होगा, ठीक। अब कह रहा मान लीजिए बी है, ठीक है। तो कह रहा ये बी है और इसके बीच में कुछ आकर्षण हुआ। अब दोनों को मिला दिया गया तो कह रहा क्या बन गया? तो हम कहेंगे एक विलयन बना, यानी ए बी, और वो क्या रहा? अनादर्श रहा। क्या रहा? अनादर्श रहा, ठीक है। अब कह रहा धनात्मक यानी प्लस कब होगा, ठीक है। देखिए अब इनका मान लीजिए ए के बीच में जो लगने वाला आकर्षण बल है, क्या है? आकर्षण बल है, यानी अट्रैक्शन फोर्स है। और बी के बीच में जो आकर्षण बल होगा यानी अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो इसका मान अगर अधिक है, इसका मान क्या है भाई? अगर अधिक है, और मिलाने के पश्चात इसके बीच में लगने वाला यानी आकर्षण बल का मान अगर कम हो जाता है, क्या हो जाता है भाई? कम हो जाता है, तो हम ये कहेंगे कि ये जो विलयन होंगे वो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगे। तो फिर से आपकी खोपड़ी खराब हो गई कि भाई हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि जब हम ये और ये को जो मिलाएंगे तो आकर्षण कब घटेगा कब बढ़ेगा। तो मैंने कहा ये तो एक हाइपोथेटिकल था, ठीक है। अच्छा, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास भाई साहब जल है। क्या है? जल है, ठीक। अब जल है या एल्कोहल है, एल्कोहल का बहुत ज़्यादा पूछता है, तो एल्कोहल मान लीजिए कोई है, जैसे ROH होता है एल्कोहल। अब मान लीजिए यहाँ CH3 ले लें, एथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, जो लेना है ले सकते हो। तो मान लीजिए हम यहाँ एथिल एल्कोहल ले रहे हैं, तो एथिल एल्कोहल का फार्मूला C2H5OH ऐसे होगा। और इसमें अगर हम, ठीक है, मान लीजिए कार्बन टेट्राक्लोराइड मिला दिए या बेंजीन मिला दिए। क्या मिला दिए? या तो कार्बन टेट्राक्लोराइड मिला दिया, बेंजीन मिला दिया, एसीटोन मिला दिया, जो मिला दिया। मान लीजिए एसीटोन है, ये आपने मिला दिया, ठीक है। तो कह रहे अच्छा हमने मिलाया, तो मिलाने से हमें क्या लाभ मिला, ठीक। अब एसीटोन और देखिए
अब देखो एसीटोन है तो CH3CO क्या होगा आपका, CH3 यही ना होगा। अच्छा ठीक है। अब कह रहा है कि भाई देखो एथिल अल्कोहल को अगर हम लिखें तो ऐसे लिखेंगे अपने स्टाइल में, कैसे, C2H5 जो है और OH है। देखिए ऐसा पढ़ लीजिए, फिर आपको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, एक बार समझना है, थोड़ा थ्योरी है, थ्योरी को समझना है, ठीक है। अब कह रहा है एथिल अल्कोहल फिर ले लिए, C2H5 है और हमने OH ले लिया, ठीक है, ले लिया एथिल अल्कोहल फिर हुआ। इसी प्रकार से C2H5 लिया हमने और यहाँ OH लगा दिया, ऐसे ऐसे जोड़ते हुए चले गए, ठीक। अब क्या है, ये जो है ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है, विद्युत ऋणात्मकता, वो क्या होती है भाई, ज़्यादा, और ये क्या होता है, इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो यहाँ माइनस और यहाँ क्या होगा भाई प्लस, है ना, और यहाँ क्या हो जाएगा भाई प्लस और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, ऐसे यहाँ हो जाएगा, ये माइनस है और ये क्या हो जाएगा आपका प्लस, ऐसे, तो ऐसे होंगे। अब इसके बीच में एक लगेगा बल जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बंध, क्या कहते हैं हम इसे, हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बंध, क्लियर हुआ। अच्छा तो इससे क्या है, तो कह रहा मान लो हमने यहाँ AA के जगह पर हमने C2H5OH लगा लिया, अब आपका कंसेप्ट 100% क्लियर होगा, ठीक। अब इसमें AA के बीच में क्या लग रहा है, हाइड्रोजन बंध लग रहा है, ठीक है। अब जब आपने B मिला दिया यानी एसीटोन मिला दिया, क्या मिला दिया, एसीटोन मिला दिया, क्लियर हुआ। अब जब एसीटोन मिलाएंगे तो एसीटोन जो है वो कहाँ जाएगा, इसके बीच में आ जाएगा। अब जैसे ये बीच में आएगा, अब ये टूट जाएगा, ये सभी बंध क्या हो जाएंगे, यहाँ से टूट जाएंगे, है ना। अब जब बंध यहाँ से भाई एथिल अल्कोहल वाला टूटा तो ये एथिल अल्कोहल क्या हो गया, अलग, ये एथिल अल्कोहल बाबा अलग, ये एथिल अल्कोहल बाबा अलग, तो सभी एथिल अल्कोहल इधर उधर टहल रहे हैं, भीड़ में मेला बना लिए हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब इनके बीच में जो आकर्षण था अब वो कम हो गया जब बंध तोड़ दिया। तो जब वो बंध तोड़ दिया हाइड्रोजन बॉन्ड को, तो अब क्या होगा, ये जल्दी से गैस में बदल जाएंगे, क्लियर हुआ। तो अगर हम देखें कि जैसे मान लीजिए कि हमने इसमें ले लिया कुछ, यानी एथिल अल्कोहल ले लिया, तो एथिल अल्कोहल अगर शुद्ध अवस्था में है तो ये जो है एथिल अल्कोहल बहुत से एक दूसरे से जुड़े होंगे और गैस में जल्दी बदल नहीं पाएगा। तो शुरुआत में गैस मान लो दाब जो है गैस कम बनेगा, तो इसका आंशिक दाब जो आएगा वो कम आएगा ना, ठीक। तो हम ये कहेंगे कि PA जो होगा कुछ होगा, और मान लीजिए ये 7 अणु मान लीजिए गैस में बदल रहे हैं, कितने अणु, 7 अणु, ठीक। अच्छा जब भाई साहब आपने एसीटोन इसमें मिला दिया भर भरा के, तो एसीटोन क्या आ गया, विलन आ गया। अब विलन का काम क्या है भैया, सबको तोड़ो, यानी जितने बंध हैं सबको तोड़ दो। अब जब तोड़ दोगे तो एथिल अल्कोहल भाई साहब ये सब अलग हो जाएंगे। अब इसका मतलब अणु अलग हो गया, तो अणु अलग हो गया तो अब क्या करेगा, अकेला होगा और वो गैस में आसानी से उड़ जाएगा। यानी अब एसीटोन मिलाने के बाद, एसीटोन मिलाने के बाद क्या होगा, अब ये एथिल अल्कोहल जल्दी जल्दी क्या हो जाएगा, गैस में बदलेगा, ठीक, और एसीटोन भी बदलेगा। इसका मतलब क्या है कि अब इसमें एथिल अल्कोहल के अणुओं की संख्या हो सकती है 10 हो जाए, कुछ हो जाए, बढ़ेगा मतलब। तो इसका मतलब यहाँ जो वाष्प होगा वो ज़्यादा मिलेगा, तो जब वाष्प ज़्यादा मिलेगा तो दाब भी ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हम राउल्ट के नियम के अनुसार सोच रहे थे ना कि भाई इतना आना चाहिए, अब ये तोड़ने की वजह से ज़्यादा वाष्पित हो गया, और जब ज़्यादा वाष्पित होगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका वाष्प दाब ज़्यादा आएगा। यानी कुल मिला के अगर हम ये कहें कि जो वह विलेन जो आदर्श, यानी वह अनादर्श विलेन जो धनात्मक विचलन दर्शाते हैं वो कौन से विलेन होंगे, तो हम कहेंगे कि जिनमें, ठीक है, राउल्ट के नियम के अनुसार, ठीक है, जो आने वाला दाब होगा उससे इनका दाब क्या हो जाए, अधिक हो जाए, अपेक्षित दाब क्या हो जाए, ठीक है, इनका दाब क्या हो जाए, अधिक हो जाए, तो हम कहेंगे ये धनात्मक विचलन दिखाएंगे। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा
पूछा जाता है। चलिए अब इसका लिखते हैं भाई साहब डिफिनीशन। क्या लिखेंगे? डिफिनीशन। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? जब कोई अनादर्श विलयन धनात्मक विचलन दर्शाता है तो धनात्मक विचलन दर्शाता है तो प्रत्येक घटक का आंशिक दाब, ठीक है, आंशिक दाब राउल्ट के अनुसार वाष्प दाब से अधिक होता है। वाष्प दाब से क्या होगा? अधिक होता है। आया इसमें? वही मैंने बताया कि जो आंशिक दाब आएगा वो राउल्ट के नियमानुसार से क्या आएगा? अधिक आएगा। ठीक है, इसका मतलब तो हमने कहा था कि जो आंशिक दाब PA था वो P0 A इंटू XA के क्या था? बराबर। कह रहा अब भैया ये ज़्यादा आएगा तो PA इज ग्रेटर देन हो जाएगा P0 A इंटू XA, तथा PB जो होगा वो ग्रेटर देन हो जाएगा P0 B इंटू XB के। हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? ठीक है, अब जब दोनों को मिलाओगे तो P टोटल कह रहा है भाई कितना होना चाहिए? तो कह रहा है PA जो है वो प्लस क्या होगा? PB के बराबर होना चाहिए। लेकिन अब दाब क्या होगा? अब जब मिलाओगे बंद आसानी से टूटेगा तो वाष्प ज़्यादा बनेगा, तो उसके द्वारा जो डाला गया दाब होगा वो अब ज़्यादा होगा, तो कुल दाब का मान क्या हो जाएगा भाई? ज़्यादा हो जाएगा। तो P इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? PA प्लस PB, या तो कह सकते हैं P इज ग्रेटर देन P0 A इंटू XA प्लस P0 B इंटू XB। तो ये मिल गया हमारा इसका फार्मूला। किसके लिए? यानी वह विलयन जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। चलिए ठीक, अब इसके लिए भैया ये ग्राफ पूछता है। क्या पूछेगा? ग्राफ। अब देखिए कुछ लोग क्या करेंगे भाई? चिल्लाएंगे, है ना, कि हमारा नीट क्वालिफाई नहीं हो रहा है, हमको नीट का कोचिंग ज्वाइन करना है, हमारा जेई क्वालिफाई नहीं हो रहा है, हमें जेई का कोचिंग करना पड़ेगा, है ना। तो आप 12th के बाद परेशान रहते हो कि कौन सा कोचिंग ज्वाइन करें, क्या करें क्या नहीं करें, है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई NCERT क्लियर करो, जेई नीट सब क्लियर हो जाएगा, और मैं NCERT लाइन टू लाइन पढ़ा रहा हूँ। तो आप अगर इसको आराम से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो आपका सभी क्वेश्चन, सभी कंसेप्ट जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ मेरा काम ये है कि हम आते हैं तो भाई रेगुलर पढ़ाते रहते हैं, है ना। अब यहाँ हम टाइम पास नहीं कर सकते कि हम बैठ के आधा आपका कमेंट पढ़ें, बार बार हम आपको हाय हेलो करें, तब तो आधा टाइम आपका बर्बाद। तो टाइम यहाँ बर्बाद मत करिए और इसको पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए, और अच्छे से इसको क्लियर करिए, एक बार इसको अच्छे से लिखिए और लिखने के बाद इसको समझिए, और फिर जा कर के आप NCERT पढ़िए। NCERT का आपका लाइन टू लाइन सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है, और बोर्ड में आप अच्छे मार्क्स गेन कर लेंगे, ठीक है। चलिए, अब कह रहा है भाई ग्राफ, तो ग्राफ कैसे बनाओगे अनादर्श विलयन के लिए, ठीक है। तो हमने ये कहा था कि भाई अगर XA बराबर 1 है और XB बराबर 0, और यहाँ क्या था, XB बराबर 1 था और XA बराबर भाई 0, और यहाँ क्या था भाई, तो हम कहेंगे P0 A था, हम कहेंगे यहाँ क्या था भाई, तो हम कहेंगे ये P0 B था, ठीक। अब इसके बीच में क्या जो था, लाइन ऐसे खींचा गया था, ये बढ़ता जाएगा और ये घटता चला जाएगा, ऐसे क्लियर हुआ। और ये यहाँ था, तो ये जो हमने लाइन बनाया था ये आदर्श विलयन का था। किसका था? आदर्श विलयन का था। अच्छा, अब कह रहा कि भाई जो दाब होगा ना, यहाँ पर क्या देखा गया था कि ये जो था PB
इक्वल टू था पी नॉट बी इंटू एक्स बी, यही ना था? नहीं, अब कह रहा ना अब इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो ज़्यादा होगा इसका मतलब अब ऊपर से ऐसे दिखाना पड़ेगा पॉजिटिव पास में, तो ये जो लाइन दिखाना पड़ेगा आपको पॉजिटिव ऐसा दिखाना पड़ेगा, है ना? तो यहाँ पर जो हो जाएगा तो हम कहेंगे पी ए इज ग्रेटर देन, क्या हो जाएगा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ हो गया पी बी। यहाँ पर क्या होगा, कह रहा है ये जो लाइन था ये तो आदर्श वाला था, अब इससे कुछ ना कुछ आपको ज़्यादा दिखाना पड़ेगा, तो ऐसे धनुष की तरह लगा दो। हाँ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि पी ए इज ग्रेटर देन बबुआ हो गया पी नॉट ए इंटू एक्स ए। अच्छा, ये क्या था, कहे ये था आपका पी टोटल जो था वो पी ए प्लस पी बी के बराबर हुआ करता था, लेकिन अब कह रहा है माँ अब इससे ज़्यादा रहेगा, क्या रहेगा, ज़्यादा। तो ज़्यादा के लिए क्या होगा, ऊपर दिखाएंगे। तो देखो, तो ये हो गया मान लो जीरो लाइन, तो ऊपर वाला क्या हो गया, प्लस हो गया, तो धनात्मक हो गया कि नहीं हो गया? तो इसी को कहेंगे पी जो कुल होगा वो ग्रेटर देन हो जाएगा पी ए प्लस पी बी। तो ये हो गया अनादर्श विलयन का जो ग्राफ था वो हमने देख लिया। तो ये हो गया आपका अनादर्श विलयन का जो ग्राफ था, यानी ये उसका ग्राफ था जिसमें जो धनात्मक विचलन दिखाते थे, यानी पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। क्लियर हुआ? अच्छा, तो ये हमने इसको देख लिया। अब यहाँ पर एग्जाम्पल बहुत बार आया हुआ है कि कौन सा ऐसा है मतलब विलयन है जो अनादर्श होता है। तो हम ये कहेंगे पहला तो एसीटोन, मान लीजिए क्या है आपका, अभी बताया एसीटोन, और प्लस क्या है आपका एल्कोहल। एल्कोहल में मान लीजिए एथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल, ये क्या होते हैं भाई, अनादर्श विलयन। अब देखिए 99% मतलब 100% मान लो वो सभी अनादर्श विलयन ही होंगे, लेकिन धनात्मक विचलन ये वाले कौन है, धनात्मक विचलन वाले हैं। दूसरा अगर देखेंगे तो कह रहा है एसीटोन है मान लीजिए, या मान एसीटोन का तो हो गया, तो कह रहा है जल ले लीजिए और प्लस मेथेनॉल ले लीजिए। क्या ले लीजिए, मेथेनॉल। तीसरा ले लीजिए जल ले लीजिए, एथेनॉल ले लीजिए, एथेनॉल ले लीजिए। क्लियर हुआ? उसी तरीके से चौथा अगर बात करें तो कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लीजिए, क्लोरोफार्म ले लीजिए। क्लियर हुआ नहीं हुआ? या एथेनॉल ले लीजिए, क्या ले लीजिए, एथेनॉल। एथेनॉल के साथ में कोई आप हाइड्रोकार्बन ले लेंगे तब भी काम चल जाएगा। तो एथेनॉल हो गया और साइक्लोहेक्सेन हो गया, साइक्लोहेक्सेन। देखिए अब एक चीज़, अगर एग्जाम्पल आपका बोर्ड में आता है या किसी कंपटीशन में तो बहुत ज़्यादा ही आता है एग्जाम्पल, और नीट जेई में आया हुआ था, ठीक है, अनादर्श विलयन का उदाहरण बताइए, ठीक है, तो वो कैसे बताएंगे? तो देखिए यहाँ पर आपका एक चीज़ कॉमन रहना चाहिए, ज़्यादातर मोस्टली यही देखेंगे कि भाई ये हाइड्रोजन बंध बनाएंगे, तो ये हाइड्रोजन बंध एथिल अल्कोहल तो बनाता है, लेकिन यहाँ एसीटोन जब मिलाएंगे तो इसके हाइड्रोजन बंध को तोड़ देगा। क्यों? क्योंकि एसीटोन जो है वो हाइड्रोजन बंध का निर्माण एसीटोन के साथ नहीं करता है। क्लियर हुआ? अब इसके बाद अगर देखें तो जल है और मेथेनॉल है, क्या है, जल है मेथेनॉल है, तो ये दोनों हाइड्रोजन बंध का निर्माण करते हैं, ठीक है, लेकिन जल जो होगा वो 4 हाइड्रोजन बंध का निर्माण करेगा। हाई बबुआ कितने करते हैं, तो 3 करते हैं। यही क्वेश्चन आ गया। अब जब दोनों को मिला देंगे तो यही 3 की वजह से क्या करेगा, बीच में घुस जाएगा और मेथेनॉल में उपस्थित जो हाइड्रोकार्बन यानी CH3 ग्रुप होता है उसके कारण प्रतिकर्षण होगा और वो टूट जाएगा। तो ज्यादातर जो एग्जाम्पल देखेंगे ना, चलिए, तो वही कह रहा है कि इसमें जो है जो हाइड्रोजन बंध है वो समानतः टूटते हैं, जिसके कारण वाष्प ज़्यादा बनता है, और वाष्प ज़्यादा बनेगा तो हम ये कहेंगे वाष्प दाब ज़्यादा आएगा और वो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलिए ये हमने पूरा इसका सिस्टम जो था वो हमने देख लिया। अब बात करते हैं, एक और विलयन बचा हुआ है, यानी वह अनादर्श विलयन जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। क्या दिखाते हैं, ऋणात्मक विचलन, यहाँ लिख लेंगे। अब देखिए ये धनात्मक था, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद जो है फिर हम लोग आगे काम चलाते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग जो है अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं।
ठीक है, चलिए ये हो गया। अब लिखना है आपको अनादर्श विलयन। वह अनादर्श विलयन जो ऋणात्मक विचलन, यही अब दूसरा लिखेंगे टाइप, जो ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। अब कुछ करना नहीं है, क्या लिखना है, जब कोई अनादर्श विलयन ऋणात्मक विचलन दर्शाता है तो प्रत्येक घटक का आंशिक दाब राउल्ट के नियम अनुसार वाष्प दाब से क्या हो जाता है भाई, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्लियर? अच्छा, अब कम हो जाएगा, क्लियर, यही देखना है। तो कहोगे ये कौन सी कैसी समझ में आएगा, ठीक। अब देखिए कह रहा है कि भाई वाष्प दाब अब कम होगा, तो कह रहा है कैसे कम होगा, उसको देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, एसीटोन है। ऐसे दो एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे कह रहा है हमारे पास एसीटोन है और हमारे पास क्लोरोफार्म, क्या है, क्लोरोफार्म है। एसीटोन का फार्मूला होता है बबुआ CH3COCH3, है ना। क्लोरोफार्म का जो फार्मूला होता है CaCl3, है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर जो C डबल बॉन्ड O है और यहाँ CH3 है, ऐसे लिखोगे एसीटोन को, और यहाँ C है और यहाँ H है। अब यहाँ Cl था। अब देखिए जब आपने एक में ले लिया भाई, ये घटक है, मान लीजिए ये घटक है और उसे कहेंगे एसीटोन, ठीक। और B घटक है, इसका मान है कि ये क्या है आपका क्लोरोफार्म। अब दोनों को मिला दिया गया, तो मिलाने पर क्या बन गया, कह रहा है भाई ये भी बन गया, यानी अनादर्श विलयन बन गया, तो कह रहा अच्छा तब ये बताओ, ठीक है। तो कहेगा ये बताओ कि भाई आकर्षण हुआ कि प्रतिकर्षण हुआ, ठीक है। हम देखिए ये जब अलग था, इसके बीच में आकर्षण, यानी क्लोरोफार्म और क्लोरोफार्म के अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि वंडरवाल बल लगता है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर वंडरवाल बल में अगर देखें तो द्विध्रुव आकर्षण बल, डाइपोल इंटरेक्शन लगता है ना। अच्छा, अब इसमें अगर बात करें तो ये होता है माइनस, ये होगा आपका, ठीक है, माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है यहाँ। अब होता क्या है कि ये कापर पे 3 Cl बैठा दिए हो, कितना 3 Cl। अब इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा, अब पूरा कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है ना वो खींच खांच के निकाल लेगा, कौन, इस कार्बन का। तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है ना वो तीनों खींच लेगा, तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। अरे ओह हमारा इलेक्ट्रॉन नहीं, हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गए। तब तो कहेगा भाई जो है H है ना, ये जो H है अभी इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो हम कहेंगे इस पे आ गया क्या प्लस, क्यों, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा खींच लिया, तो ये बहुत ज़्यादा विद्युत धनी हो गया, यानी प्लस आ गया, पॉजिटिव हो गया। अब इसके बीच में क्या लग जाएगा, आकर्षण लग जाएगा। क्या लग जाएगा, आकर्षण। अब इसका मतलब है ये अब हाइड्रोजन बंध बना लेंगे, क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन बंध, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ। अब जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे तो इनके बीच में जो आकर्षण बल लगेगा अब वो ज़्यादा हो जाएगा, है ना। पहले क्या थे भाई, कम था, अब आकर्षण बल क्या हो गया, बढ़ गया। अब ये कह रहा भैया हम गैस में बदलेंगे, कह रहा ना हम तुमको खींचेंगे, तो ये खींच करके बैठा लेगा। तो इसका मतलब क्या है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएगा, इसका जो गैस में बनने या वाष्प में बनने की जो क्षमता है ना, तो वाष्प में बनने की क्षमता कम हो जाएगी, जिससे वाष्प दाब कम हो जाएगा। और वाष्प दाब जब कम हुआ तो हम ये कहेंगे कि भाई राउल्ट के नियम के अनुसार तो ज़्यादा आ रहा था, अब यहाँ क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा। तो जब कम आ जाएगा तो हम ये कहेंगे कि यह ऋणात्मक विचलन दर्शाएगा। क्या दिखाएगा, ऋणात्मक विचलन दर्शाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो P जो होगा, तो P हमने कहा था PA,
बराबर होता था पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ये तो राउल्ट का नियम था। अब कह रहा भैया ये कम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पी ए का मान कम, तो ऐसे लिखोगे। पीबी का जो आंशिक दाब होगा ये भी कम हो जाएगा, तो पी नॉट बी इंटू एक्स बी के मान से कम हो गया। क्लियर हुआ। तब कह रहा पी टोटल भी कम हो जाएगा, तो पी जो है अब पूरा शेयर मार्केट गिर गया, यानी पी ए प्लस क्या हो जाएगा, पीबी क्या हो जाएगा, ये भी कम हो जाएगा। आया इसमें, या इसी को लिख सकते हैं पी ए इज लेस देन पी नॉट ए इंटू एक्स ए और प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ये हो जाएगा। तो ये हो गया क्या, यानी ये हो गया इक्वेशन किसका, वेयर ऑन आदर्श बिलियन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जो क्या करते हैं ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं, यानी निगेटिव डिविएशन शो करते हैं। चलिए अच्छा, अब अगर देखेंगे तो इसका ग्राफ थोड़ा बचा हुआ है, इसको समझ लेते हैं। तो कह रहा है एक्स ए बराबर क्या होगा 1 के, तो एक्स बी बराबर भी क्या होगा 0 के। एक्स बी बराबर यहाँ 1 था, तो एक्स ए बराबर कितना था 0। यहाँ था आपका पी नॉट बी और यहाँ था आपका पी नॉट ए, और यहाँ से ऐसे हमने कम किया था, इसको हमने बढ़ा दिया था, ऐसे इसको हमने मिला दिया था, तो ये था। ठीक है, आदर्श विलयन के लिए, किसके लिए, आदर्श के लिए। अब कह रहा भाई निगेटिव डेविएशन दिखाएगा, कम होगा ना, तो किसका लाइन कहाँ से खींचोगे, यहाँ से, यहाँ से हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि P जो होगा, PB जो है, ये कौन सा लाइन है, PB वाला, तो कहेंगे PB इज लेस देन क्या हो जाएगा, P नॉट A इंटू एक्स, सॉरी P नॉट B इंटू एक्स बी। तो कहेंगे ये जो लाइन होगा ये कैसे खींचोगे, तो कहेगा इसे तो खींच लेंगे ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे ये लाइन जो होगा पी ए इज लेस दैन पी नॉट ए इंटू एक्स ए। अच्छा, तो कहेगा ई का होगा, तो हम सॉरी ये तो धनात्मक में हो गया, ऋणात्मक मतलब नीचे, तो हम कहेंगे पी जो टोटल होगा वो लेस देन हो जाएगा पी ए प्लस क्या हो जाएगा पी बी। ठीक, और यहाँ क्या लिख लेंगे, मोल प्रभाज। यहाँ क्या लिखेंगे भाई, तो हम कहेंगे यहाँ होगा वाष्प दाब, वाष्प दाब। क्लियर हुआ। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा, उदाहरण पूछेगा। क्या पूछेगा भाई, उदाहरण बता दीजिए, यानी वह विलयन जो ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल मैंने अभी एसीटोन वाला बताया कि CH3 ले लीजिए, COCH3 यानी एसीटोन प्लस क्लोरोफार्म ले लीजिए। दूसरा अगर देखें तो CH3 ले लीजिए, COCH3 ले लीजिए, और एनिलीन ले लीजिए, C6H5NH2, इसको क्या बोलते हैं, तो कहेंगे एनिलीन। कह रहा और क्या ले लें, तो कह रहा H2O ले लो, HNO3 मिलाओगे तो हाइड्रोजन बंध की संख्या क्या होगा, इसमें रिएक्शन हो जाएगा, वाष्प दाब कम हो जाएगा। चौथा अगर देखेंगे, कह रहा क्लोरोफार्म ले लें और यहाँ पे बेंजीन डाल दें। पांचवा अगर देखेंगे तो कह रहा मान लो H2O ले लो और प्लस HCl। तो ध्यान में ये रखना है कि अगर किसी भी अम्ल को अगर आप जल में मिला रहे हैं तो वाष्प दाब में कमी आएगी। क्यों, क्योंकि हाइड्रोनियम आयन का निर्माण होगा। क्या होगा, हाइड्रोनियम आयन का क्या होगा, निर्माण होगा। क्लियर हुआ, ये देख लिए। अब इसका अगर दिखाना होगा तो ये वाला एग्जाम्पल का आप दिखा सकते हैं अच्छे से समझ करके। ठीक है, तो इसका मैं स्ट्रक्चर यहाँ बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे C डबल बॉन्ड O और यहाँ हो जाएगा आपका CH3 शायद दिख रहा होगा, और यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ C, यहाँ H और यहाँ Cl, यहाँ Cl और यहाँ Cl। तो क्या बन जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन बंध। तो हाइड्रोजन बंध बनने के कारण आकर्षण बढ़ेगा, और आकर्षण बढ़ेगा तो हम कहेंगे कि इसमें वाष्प बनने की दर कम होगी और वाष्प दाब कम होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि यह निगेटिव डेविएशन शो करेगा, यानी ऋणात्मक विचलन दर्शाएगा। ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, चलिए अब अगला जो टॉप है इसका कुछ क्या नाम था, गुण, यानी हमने गुण नहीं देखा था, पहले गुण देख लेते हैं। हो गया ये,
चलिए, तो हम इसका गुण की बात कर लें। तो गुण जो होगा उसमें क्या कहा गया कि अनादर्श विलयन है तो डेल्टा वी जो होगा, डेल्टा वी इज नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0, है ना। तो जो धनात्मक वाला होगा, गुण में अगर देखेंगे धनात्मक विचलन वाले यानी पॉजिटिव जो डेविएशन शो करेंगे, तो उनके लिए जो डेल्टा एच का मान होगा वो क्या होगा, तो हम कहेंगे डेल्टा एच का मान ज़्यादा होगा किससे, 0 के। और जो ऋणात्मक होगा, तो ऋणात्मक अगर हुआ तो डेल्टा एच का मान कम होगा किससे, 0 के, ठीक है। और उसके बाद अगर धनात्मक है तो डेल्टा वी का मान ज़्यादा होगा, और यहाँ ठीक है डेल्टा वी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा किससे, 0 के। क्लियर हुआ। अच्छा, अब ये पूछेगा कि भाई ये ऊष्माशोषी अपक्रिया है या ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है, यानी जो धनात्मक वाला होगा वह ऊष्माक्षेपी होगा या ऊष्माशोषी होगा। सिंपल सी बात है कि इसमें जब बंध टूटेगा ना, हाइड्रोजन बंध टूट रहा था, जब टूटेगा तो इसका मतलब क्या है कि तोड़ने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो ऊर्जा जब कहीं ना कहीं से वो प्राप्त करेगा तभी ना टूटेगा ना। तो इसका मतलब जो धनात्मक विचलन होता है, क्या होता है, जो धनात्मक विचलन होता है यह ऊष्मा क्या होते हैं, ऊष्मा शोषी होते हैं, यानी क्या होते हैं, ऊष्मा शोषी होता है। और ये कैसा हो जाएगा, तो कह रहा है कि भाई देखो जब दोनों को मिला रहे हो ना तो आकर्षण बढ़ रहा है, तो आकर्षण बढ़ेगा तो अणु पास पास आएंगे, अणु पास पास आएंगे तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी कम होगी, है ना। तो इसका मतलब ऊर्जा मुक्त करेगा तभी ना काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो गतिज ऊर्जा तब कम हो सकती है जब वह ऊर्जा को मुक्त कर दे, यानी यह ऊष्माक्षेपी अपक्रिया हो जाएगी। तो ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा। तीसरा अगर देखें तो लिख लेंगे यह ऊष्माक्षेपी होती है, यानी जब अनादर्श विलयन बनाएंगे तो यह ऋणात्मक विचलन वाला जो यौगिक होगा, विचलन वाला जो अनादर्श विलयन हो, यौगिक नहीं, अनादर्श जो विलयन होगा वह ऊष्मा क्या होगा, क्षेपी होगा। क्या होगा, ऊष्मा। तो आज हम बात करेंगे, कभी कभी क्या होता है ना कि बोर्ड के एग्जाम में आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में क्या करता है, अंतर पूछ लेता है। क्या करता है, अंतर पूछ लेता है, तो उसी को हमें समझना होगा। क्लियर। चलिए, आदर्श विलयन किसे कहते हैं, तो हमने पढ़ा था कि वह विलयन जो ताप तथा सांद्रता की सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन करता है, उसे हम आदर्श विलयन कहते हैं। ठीक है, तो उसी को हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे कि आदर्श विलयन लिखेंगे, यह विलयन ठीक है ताप तथा सांद्रता की सभी परिस्थितियों पर ठीक है राउल्ट के नियम का पालन करता है। क्या लिखेंगे, राउल्ट के नियम का पालन करता है, राउल्ट के नियम का पालन करता है। क्लियर हुआ। तो यह जो है आदर्श विलयन जो होता है वो राउल्ट के नियम का क्या करता है, पालन करता है। ठीक है, अगर दूसरा इसका जो लिखेंगे, इसका पॉइंट क्या होगा, यह जो अनादर्श विलयन होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है, वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो लिखेंगे यह विलयन ठीक है राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, पालन नहीं करता है। ये हो गया उसका डिफिनीशन। क्लियर हुआ। डिफिनीशन से आपने एक अंतर निकाल लिया। ठीक है, चलिए अब ये जब हमने डिफिनीशन से अंतर निकाला, अब जाएंगे हम इसके लक्षण पर। क्या कहा गया था कि भाई जब आइडियल होगा, जैसे मान लीजिए हमने कहा था कि हमारे पास दो विलयन है ना, ये है विलयन ए ठीक है, और ये विलयन है हमारे पास बी। ठीक है, अब कह रहा है कि अब ये होगा तो इसमें क्या होंगे, ये मॉलिक्यूल होंगे या कह सकते हैं अणु होंगे, है ना। तो हम कहेंगे इसके बीच में जो ए परमाणु होंगे या अणु होंगे, उनके बीच में जो लगने वाला बल होगा,
अच्छा बी अगर विलेन ले रहे हो तो खाली इसमें बी ही तो होगा। जैसे मान लीजिए हम बेंजीन ले लें तो खाली बेंजीन बेंजीन होगा, और इसमें मान लीजिए टालुइन ले लें तो खाली टालुइन टालुइन होगा, है ना। तो कह रहा है कि इसमें अगर हम बी विलेन लेते हैं तो इसमें जो बी और बी के बीच में यानी दो अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल लगेगा, ठीक है, इन दोनों का मान क्या होगा, बराबर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जब आप इसको मिलाओगे तो कह रहा भाई हम आइडियल हैं, क्या है भाई, हम आइडियल हैं। तो आइडियल क्या करेगा, किसी से क्रिया नहीं करेगा, कोई आकर्षण नहीं होगा, है ना। तो कोई आकर्षण जब नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है कि जब आप दोनों को मिला देंगे तो जो विलयन बनेगा यानी ए बी का मिक्सचर मिलेगा, ए बी का, तो इसमें भी जो आप जब आकर्षण नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है कि जो आकर्षण इसमें था, जो आकर्षण इसमें था, उसका आकर्षण भी उतना ही होगा। क्लियर, क्यों, क्योंकि ना तो ये आकर्षण करेगा ना तो प्रतिकर्षण करेगा। क्लियर हुआ। तो हम ये कहेंगे कि आदर्श विलेन, अब दूसरा यही लिखेंगे, ठीक है, कि आदर्श विलेन में, आदर्श विलेन में, ठीक है, दो ठीक है शुद्ध घटकों, ठीक है, दो शुद्ध घटकों, ठीक है, ए और ए, ठीक है, तथा बी और बी के मध्य लगने वाला आकर्षण बल का मान, ठीक है, यानी ए बी विलयन यानी आदर्श विलयन, क्या है, आदर्श विलयन के आकर्षण बल के समान होता है। क्या होता है, आकर्षण बल के समान होता है। तब जब ना आकर्षण होगा ना प्रतिकर्षण होगा तो हम कहेंगे भाई ये आइडियल है। क्या है भाई, ये आइडियल है। अब कह रहा है दूसरा, तो दूसरा में कहेंगे क्या कि इसमें जो है जब अनादर्श विलयन बनाएंगे तो ए और बी जो विलयन बनेगा यानी अनादर्श विलयन जो बनेगा, अनादर्श जो विलयन बनेगा, ठीक है, उसका जो आकर्षण बल का मान होगा, आकर्षण जो बल का मान होगा, अट्रैक्टिव फोर्स जो होगा, ठीक है, वो बराबर नहीं होगा। कहेगा अनादर्श है, मतलब क्या है, या तो भाई आकर्षण होगा तो या तो आकर्षण ज़्यादा हो जाए या तो आकर्षण कम हो जाए। जैसे मान लीजिए कहा गया भाई हमारे पास क्या है, ये और ये हैं, ठीक है, और बी और बी थे। अब इसके बीच में कुछ आकर्षण था, इसके बीच में कुछ आकर्षण रहा होगा, ठीक है, और जब आपने ये मिला दिया इसमें तो ये बन गया, ये था आपका बी और ये था ए, ठीक है, और जब मिलाया तो अब क्या बन गया, ए बी बन गया। तो ये जो बना अनादर्श विलयन बना। क्या मिला, अनादर्श विलयन। तो जब इसको मिलाएंगे ना तो अब इसमें दो चीजें हो सकती है, या तो भाई आकर्षण पहले की तुलना में बढ़ जाए या तो घट जाए, है ना। जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम तो हमने कहा था कि भाई एथिल एल्कोहल ले लो, एल्कोहल, तो मान लीजिए C2H5 है और O है और H है, C2H5 है, O है और क्या है आपका H है ना। तो अगर एथिल एल्कोहल लिए हो, यहाँ पर मान लीजिए मतलब एथिल एल्कोहल आप लिए हो, तो इसमें जितने एथिल एल्कोहल होंगे वो हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होंगे, तो इनके बीच में आकर्षण क्या हुआ, हाइड्रोजन बंध के कारण अधिक हुआ। अब इसमें हमने बी मिला दिया, बी बोले तो अगर हमने इसमें बेंजीन मिला दिया या कोई और चीज मिला दिया, तो बेंजीन अगर आप मिला देंगे तो ये तो बंध बनाएगा ही नहीं, तो क्या करेगा, इसके बीच में घुस जाएगा। तो कहेगा लो तुम में आकर्षण था, ठीक है, तो जब आकर्षण था तो इसका मतलब क्या था, तो आकर्षण था तो गलनांक और क्वथनांक का मान ज्यादा होगा। लेकिन अब कह रहा है जब भाई बेंजीन मिला दोगे ना तो ये हाइड्रोजन बंध इसका टूट जाएगा। अब टूट जाएगा तो ये अलग अलग हो गए, तो आकर्षण क्या हो गया भाई, कम हो गया। आकर्षण क्या हो गया भाई, कम हो गया। तो वही कह रहा कि जब आप दो विलयन को आप मिलाएंगे ना तो आकर्षण या तो घटेगा या तो बढ़ेगा, है ना। तो वही कह रहा एथिल एल्कोहल में पहले आकर्षण बल ज्यादा था और जब आपने बेंजीन को मिला दिया तो आकर्षण बल इसका क्या हो गया, कम हो गया। यानी ए बी का जो आकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी बराबर नहीं होगा दोनों का मान, ठीक है। वही कह रहा तो ये भी जो अनादर्श विलयन का आकर्षण बल होगा वो बराबर नहीं होगा किसके,
तो हम कहेंगे ए और ए के आकर्षण बल के, ए और ए का जो आकर्षण बल होगा क्या होगा भाई, आकर्षण जो बल होगा, क्लियर हुआ। और बराबर क्या होगा, कहेंगे ये बराबर भी नहीं होगा किसके, बी और बी के बीच में जो आकर्षण होगा का जो आकर्षण बल होगा। इसीलिए तो ये अनादर्श था, क्या था, अनादर्श यानी नॉन आइडियल था, क्लियर। अच्छा, अब ये समझ में हमें आना चाहिए कि भाई आकर्षण बल जो है वो बराबर नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या होगा, या तो कम होगा या तो ज़्यादा होगा। अगर ज़्यादा हुआ तो हम कहेंगे यह ऋणात्मक विचलन दिखाएगा, यानी निगेटिव डेविएशन दिखाएगा। तो आप जा करके वीडियो पिछला वाला पूरा देखेंगे तो यह और 100% क्लियर हो जाएगा। आज खाली हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका क्या नाम है, डिफरेंस देख रहे हैं, अंतर देख रहे हैं, इसलिए पूरा हम एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, फिर वही लेक्चर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब कह रहा कि भाई जब इसमें आकर्षण समान था तो अब मिक्स कर दो, क्या कर दो, मिक्स कर दो। तो वही कह रहा कि अगर मान लीजिए हमने बेंजीन ले लिया, क्या मेल ले लिया भाई, बेंजीन ले लिया, और हमने क्या ले लिया भाई, टॉलुइन ले लिया। अब ये दोनों क्या है, हाइड्रोकार्बन है। अब दोनों को मिला दोगे, दोनों को अगर मिला दोगे तो ये मिश्रण प्राप्त होगा, तो जिसे हम कहेंगे आदर्श विलयन। क्या कहेंगे भाई, आदर्श विलयन। तो जब मान लीजिए अगर आप 100 ml लिए हो ये, और ये मान लीजिए 60 ml या 50 ml जो लिए हो, तो दोनों को मिलाने पे आपको एग्जैक्ट 160 ml मिलेगा। कितना मिलेगा, 160 ml मिलेगा। यानी आयतन परिवर्तन देखो, दोनों को मिलाने पर हमें कितना मिल रहा है, 160 ml, ठीक है। इन दोनों को जोड़ रहे हो तो कितना मिल रहा है, 160 ml। और इसको जब मिला दे रहे हो, इन दोनों विलयनों को मिला करके ये बना रहे हो, तब भी 160 ml होगा। तो ऐसा अगर मिल रहा है तो हम कहेंगे ये आदर्श विलयन है। क्या है, आदर्श विलयन। लेकिन इन जनरल अगर हम बात करें तो जब किसी भी दरों को हम मिलाते हैं, जब हम किसी भी दरों को क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो या तो आयतन घटता है या तो बढ़ता है, ठीक है। लेकिन अब ये कह रहा है भाई आइडियल है, तो आइडियल है ना तो घटेगा ना बढ़ेगा, अर्थात कह सकते हैं कि आयतन परिवर्तन का मान भाई शून्य होगा। तो लिख सकते हैं कि इसमें डेल्टा V इज इक्वल टू क्या होगा, 0, अर्थात आयतन परिवर्तन का मान, आयतन परिवर्तन का मान ठीक है, शून्य होता है, शून्य होता है। अब इसको मिलाओगे अनादर्श विलयन में, तो भाई अणुओं के बीच में आकर्षण या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। तो अगर आकर्षण पहले की तुलना में बढ़ गया तो अणु पास पास आ गए तो आयतन घट गया। अगर आपने दो विलयन को मिलाया और आकर्षण घट गया तो अणु दो जो होंगे वो दूर दूर हो जाएंगे। अब जब दूर दूर हो जाएंगे तो हम ये कहेंगे कि आयतन बढ़ गया, क्लियर। तो आकर्षण बढ़ने पर आयतन घटता है और आकर्षण कम होने पर आयतन बढ़ता है। क्यों, क्योंकि अणु दूर हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि अनादर्श विलयन को जब आप बनाते हो तो या तो आयतन बढ़ेगा या तो भाई घटेगा। तो डेल्टा V जो होगा इसका मान जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, अर्थात ठीक है, अर्थात आयतन ठीक है घटता या बढ़ता है, घटता या बढ़ता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा, अब अगर बात करें चौथा, तो कह रहा है कि भाई अगर हम मिक्स कर देंगे तो ऊष्मा का परिवर्तन यानी डेल्टा H मिक्स का जो मान होगा वो 0 होगा। वही कह रहा है कि भाई जब दोनों को आपने मिलाया तो आकर्षण बल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसका मतलब जिस गतिज ऊर्जा से वो घूम रहे थे, टहल रहे थे, वैसे टहलते रहेंगे आयस में। तो इसका मतलब क्या है कि उसके गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो डेल्टा H का मान क्या होगा, वो 0 होगा। डेल्टा H का मान क्या होगा भाई, 0 होगा, ठीक है। तो वही कह रहा है, अर्थात यह प्रक्रिया यानी अर्थात कह सकते हैं इस विलयन यानी आदर्श विलयन के निर्माण के दौरान यानी बनाने के दौरान जो होगा, निर्माण के दौरान ऊष्मा
परिवर्तन का मान, ऊष्मा परिवर्तन का मान शून्य होता है, शून्य होता है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि अर्थात यह ना तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती है ना तो ऊष्मा शोषी अपक्रिया होती है। लेकिन यहाँ पे बात करेंगे तो डेल्टा एच जो होगा, मिक्स करोगे यानी जब आप दो विलेन को मिक्स करोगे तो डेल्टा एच का मान जो होगा वो 0 नहीं होगा। अब वही कह रहा है कि भाई जब दो को मिलाओगे आकर्षण बल क्या होगा, बढ़ेगा, तो अणु पास पास आएंगे। अब जब अणु पास पास आएंगे तो गतिज ऊर्जा कम होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो इसका मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी तभी कम हो सकता है जब वो ऊष्मा का त्याग कर देता हो। ऊष्मा का क्या कर देगा, त्याग कर देगा। तो ऊष्मा जब त्यागेगा तो इसका मतलब क्या है कि डेल्टा एच का मान निगेटिव हो जाएगा। ऊष्मा परिवर्तन का मान क्या होगा, निगेटिव। और अगर ऊष्मा को ग्रहण कर लिया, ऊष्मा को अगर ये ग्रहण, आकर्षण का मान क्या हुआ, अगर कम हुआ, तो आकर्षण का मान अगर कम हुआ तो अणु दूर दूर होंगे, तो दूर दूर होंगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो गतिज ऊर्जा तो भाई अपने आप बढ़ेगी ही नहीं, वो कहीं ना कहीं से ऊष्मा को अवशोषित करेगा। तो यानी ऊष्मा अवशोषित करेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि डेल्टा एच मिक्स का जो मान होगा वो धनात्मक आएगा। ठीक है, अर्थात हम ये कह सकते हैं, अर्थात अनादर्श विलयन के निर्माण में ऊष्मा या तो अवशोषित होती है, या तो ऊष्मा अवशोषित होती है या उत्सर्जित होती है। ऊष्मा अवशोषित होती है यानी एब्जॉर्ब होता है, अवशोषित होती है या उत्सर्जित होती है। क्या होती है भाई, उत्सर्जित होती है। क्लियर हुआ। तो ये हमने देख लिया कि भाई आदर्श जो विलयन होते हैं और अनादर्श विलयन होते हैं उसमें क्या अंतर आता है, क्या डिफरेंस होता है। चलिए ठीक है। स्थिर क्वाथी मिश्रण, ठीक है, या स्थिर क्वथनांकी मिश्रण भी कह सकते हो। इंग्लिश में कहते हैं इसे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक क्या होता है भाई, मिक्सचर होता है। अब इसके बारे में बात करते हैं कि भाई एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है। जैसे कह रहा है कि भाई हमारे पास क्या है, एथिल एल्कोहल है, C2H5 क्या है, OH है, यानी एथिल एल्कोहल है। अब ध्यान से सुनेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब एथिल एल्कोहल है, ठीक है। अब इसका जो क्वथनांक होता है, क्या होता है, क्वथनांक होता है, ठीक है, वो वास्तविक क्वथनांक जो होता है 78.3 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर हुआ, कितना होता है भाई, 78.3 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, अब कह रहा है कि जब अगर मान लीजिए जल ले रहे हैं, यानी जल, शुद्ध जल अगर है, ठीक है, H2O, तो इसका जो क्वथनांक होता है वो तो हम जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना। अच्छा, अब ये कह रहा है कि भाई अगर हम इसको मिश्रित कर देते हैं यानी मिला देते हैं, तो कहा हमने एथिल एल्कोहल ले लिया और हमने जल ले लिया, यानी C2H5 ले लिया, OH ले लिया और हमने जल ले लिया। ठीक है, अब ये मिश्रण बन गया, क्या बन गया, ये मिश्रण बन गया। अब मैं स्थिर क्वाथी की भी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं कह रहा हूँ कि C2H5OH और H2O हमने मिला दिया। ठीक है, अब मिलाएंगे तो आप क्या करिए, अब यहाँ से गर्म करना चालू कर दीजिए। ठीक है, अब जब इसको अब डायरेक्ट नहीं गर्म करेंगे, नहीं गिर जाएगा। यहाँ ट्राइपॉड स्टैंड लगता है, ऐसे एक स्टैंड होता है, ऐसे ट्राइपॉड स्टैंड, और उसके बाद यहाँ पे वायर गेज लगता है। उसके बाद मान लीजिए हमने गर्म किया, तो गर्म करने पर क्या होगा भाई, तो देखिए गर्म करोगे तो मान लीजिए सामान्य ताप है तो 25 डिग्री सेल्सियस पानी का टेम्परेचर होगा। धीरे धीरे गर्म करोगे तो 25 से 30 होगा, 35 होगा, 40 होगा, 45 होगा, 50 होगा, 60 होगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो इसमें पहला टेम्परेचर किसका आएगा, तो कहेंगे 78.3, यानी जैसे ही इस विलयन का ताप
78.3 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा, ये एथिल अल्कोहल निकल लेंगे। क्या होंगे? निकल लेंगे। क्यों? क्योंकि ये अब गैस में बदलने लगेंगे, उबलने लगेंगे। तो वही कह रहा, क्वथनांक मतलब क्या होता है? वह ताप जिस पर कोई द्रव गैस में बदल जाता है उसे हम उसका क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? क्वथनांक कहते हैं। तो ये क्या होगा? ये 78.3 डिग्री सेल्सियस जैसे पाएगा, ये क्या होगा? ये गैस में बदल जाएगा। क्लियर? अब ये गैस बदलता रहेगा, तो हम ये कहेंगे अगर इन गैसों को एकत्रित किया जाए तो इसमें खाली भाई एथिल अल्कोहल मिलेगा। क्या मिलेगा? एथिल अल्कोहल। ठीक है, तो सभी एथिल अल्कोहल निकल जाएंगे, जल इसमें रह जाएगा। ठीक है, अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म करोगे तब जाकर के जल निकलेगा। क्लियर हुआ? यानी ये दोनों जो मिश्रण हैं ये भिन्न भिन्न ताप पर अलग हो रहे हैं। भिन्न भिन्न ताप पर क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं। अच्छा, अब कह रहा है कि अगर इनको हम एक निश्चित अनुपात में मिला दें, यानी निश्चित अनुपात में ही मिलाना पड़ेगा। जैसे कह रहा है अगर हम एथिल अल्कोहल को 95.5% ले लें और इसको जो है कितना हो जाएगा? 100 घटाएंगे तो 4.5% आएगा। तो कह रहा है एथिल अल्कोहल को अगर हम 95.5% ले लेते हैं और जल को अगर हम 4.5% मिला लेते हैं तो भाई क्या होगा? जब आप गर्म करोगे तो आपको क्या लग रहा था कि पहले एथिल अल्कोहल वाष्पित हो जाएगा, जल इसमें बच जाएगा, लेकिन नहीं। अब क्या हो जाएगा? तो कह रहा है कि अब बन गया भाई ये मिश्रण, जिसे कह रहे हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण। क्या हो जाएगा? स्थिर क्वाथी मिश्रण। क्लियर हुआ? अच्छा, अब ये क्या होगा? कह रहा है जब इनको दोनों को मिलाओगे, यानी हमने एथिल अल्कोहल ले लिया, ठीक है, C2H5OH ले लिया हमने, कितना? तो कह रहा है भाई 95.5%। अच्छा, कह रहा है अब क्या? तो कह रहा है हमने जल ले लिया, कितना? कह रहा है 4.5%। दोनों को जब मिलाया तो ये बन गया विलयन, ये है स्थिर क्वाथी। क्या बन जाएगा? स्थिर क्वाथी विलयन। अच्छा, यानी एजियोट्रॉपिक आपका मिश्रण प्राप्त होगा, मिक्सचर प्राप्त होगा। अच्छा, अब जब आप इसे गर्म करना चालू करोगे, अब जैसे ही आप गर्म करना चालू करोगे तो अब कह रहा है कि भाई एथिल अल्कोहल को तो 78.3 डिग्री सेल्सियस पर गैस में बदलना था। ठीक है, यानी इसको वाष्पित होना था, इसको 100 डिग्री सेल्सियस पर अवाष्पित होना था। अब दोनों अलग अलग वाष्पित हो रहे थे, लेकिन अब जब इसको आप गर्म करेंगे ना तो कहेगा ना हम जाएंगे तो साथ में, यानी हम जिएंगे मरेंगे तो साथ में जिएंगे मरेंगे। क्या है ना? तो इसका मतलब क्या है? अब उबलेंगे ना तो दोनों साथ में ही उबलेंगे। आयस में, यानी ये जो होगा अब साथ में ही क्या होगा? उबलेगा। और जो यहां पर मिश्रण आपको प्राप्त होगा, वो जो मिश्रण यहां पे प्राप्त होगा एथिल अल्कोहल और इसका, ठीक है, तो इसमें दोनों होंगे, यानी C2H5OH भी होंगे और H2O होगा। और सबसे आश्चर्यजनक की बात यह है कि इसमें जो अनुपात होगा वो भी समान होगा, यानी संगठन में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। आया समझ में? अब ये जो उबलेंगे ना, अब वो एक निश्चित ताप पर उबलेंगे, एक निश्चित ताप पर। वही कह रहा है स्थिर, स्थिर मतलब निश्चित, क्वाथी मतलब क्वथनांक पर उबलना, एक निश्चित ताप पर क्या होगा? अब उबलेगा। है इसमें? तो यानी ये जो अब मिश्रण हो गए एक निश्चित ताप पर उबलते हैं और बिना रासायनिक संगठन में परिवर्तन किए वाष्पित हो जाते हैं, गैस में बदल जाते हैं। तो ऐसे ही मिश्रण को हम स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए, तो इसी को हमें लिखना है। चलिए, आई होप आप लोगों को ये अच्छा लेक्चर जो है अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए, तो पहले हम इसको लिखते हैं, इसकी परिभाषा। ठीक है, क्या लिखेंगे? दो द्रवों का ठीक है वह मिश्रण
वह मिश्रण जो स्थिर ताप पर उबलते हैं, है ना, क्या होंगे, स्थिर ताप पर उबलते हैं तथा समान ताप पर, यानी उसी ताप पर, यानी समान ताप पर बिना संघटन में परिवर्तन किए, ठीक है, परिवर्तन किए वाष्पित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं भाई? वाष्पित हो जाते हैं, ठीक है, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। स्थिर क्वाथी यानी एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहलाता है। ये आ गया बात समझ में? ठीक है। अब इसमें जो है देखा जाए तो ये कब बनते कब हैं? तो जब अनादर्श विलयन को आप मिलाते हो तभी जाकर के ये बनता है। तो यहां लिख लेंगे नोट, यानी स्थिर क्वाथी मिश्रण अनादर्श विलयन से बनता है। किसे? अनादर्श विलयन से बनता है, या अनादर्श विलयन का प्रकार होता है। अनादर्श विलयन से बनता है या इसका प्रकार होता है, ऐसा भी लिख सकते हैं। क्लियर? यह अब लिखेंगे यह दो प्रकार का होता है। अब दो प्रकार का होता है, हो गया? यह दो प्रकार का होता है। नंबर 1 लिखेंगे, ठीक है, उच्चतम क्वथनांक वाले, ठीक है, स्थिर क्वाथी मिश्रण मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, एजियोट्रॉप्स। क्लियर हुआ? अब ये क्या होता है भाई? उच्चतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी, नाम ही पर काफी है। क्या है? ब्रांडेड हो गए ना, नाम ही काफी है। कह रहा है भाई उच्चतम क्वाथी, यानी कह रहा है कि अगर जो दो दरों आप मिला रहे हो, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमने दो दरों मिलाया, जैसे मान लीजिए हम कहें भाई HNO3 ले लीजिए। क्या ले लीजिए? HNO3, ठीक है, ये शुद्ध है। क्या है? शुद्ध HNO3 लिया, और हमने शुद्ध जल ले लिया, और इसका जो क्वथनांक है भाई, क्वथनांक जो है वो उसका मान जो होता है आपका 86 डिग्री सेल्सियस होता है। और शुद्ध जल का कितना होता है भाई? तो हम जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, अब दोनों को हमने मिला दिया और स्थिर क्वाथी बन गया। क्या बन गया? स्थिर क्वाथी बन गया, यानी स्थिर क्वाथी मिश्रण बन गया। ठीक है, अब देखिए ऐसा, ठीक है, अब देखिए ये जो होता है आपको स्थिर क्वाथी अगर बनाना है तो 68% आपको HNO3 लेना पड़ेगा और 32% आपका शुद्ध जल लेना पड़ेगा। देखिए मैंने पी ब्लॉक का लेक्चर मैंने अपलोड किया है, ठीक है, तो उसमें नाइट्रिक अम्ल का शोधन है। तो नाइट्रिक अम्ल का जब शोधन पढ़ते हैं ना, तो उसमें कभी कभी स्थिर क्वाथी मिश्रण बन जाता है, और जब मिश्रण बन जाएगा तो भाई सांद्र नाइट्रिक अम्ल को शुद्ध करना यानी प्योर करना या सांद्र करना बहुत कठिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाई 32% जल होता है इसमें। अगर ये बन गया तो अलग करना क्या हो जाएगा? बहुत कठिन हो जाता है इसमें। तो वही कह रहा, अगर ये HNO3 68% ऐसा देखिए, परसेंटेज अगर कम कर दिए या ज़्यादा कर दिए तो कभी भी स्थिर क्वाथी मिश्रण नहीं बनेगा, वो फिक्स परसेंटेज पर ही बनता है, बात ध्यान में रखेंगे। तो स्थिर क्वाथी यानी 68% ए ले लिए और 32% ए ले लिए, जब दोनों को मिलाया गया तो कह रहा स्थिर क्वाथी मिश्रण बना। ठीक, अच्छा,
अब कह रहा भाई गर्म करो, तो गर्म करते अगर अलग अलग है तो हम ये कहते कि ये 86 डिग्री सेल्सियस पे तो पहले गैस में बदल जाता। पहले किससे, मान लो 25 से चालू होता, 25, 30, 35 ऐसे 40, 50, 60, 70, 80, तो यही मिलेगा ना भैया। तो मुलाकात जब इसी से होगा तो यही गैस में बदलेगा, वाष्प में बदलेगा, उसके बाद ई वाष्प में बदलेगा ना। ठीक, अच्छा, यानी दोनों अलग अलग ताप पर क्या होंगे, वो वाष्पित होंगे। ठीक है, अगर किसी भी रेशियो में मिलाए। लेकिन जब कह रहा दोनों को बराबर मिला दिए तो ये बन गया, तब तो कह रहा अब बवाल हो गया, यानी 120.5 डिग्री सेल्सियस पर वाष्पित होगा। कितने पर, 120.5 डिग्री सेल्सियस पर वाष्पित होगा। अब इसका मतलब क्या हो गया, इन दोनों जो शुद्ध घटक हैं उसका क्वथनांक कम है, लेकिन मिलाने पर इसका क्वथनांक कितना हो गया, 120.5 डिग्री हो गया। यानी क्वथनांक का मान भाई बढ़ गया। और जब क्वथनांक का मान बढ़ेगा तो इसीलिए इसका नाम ही पड़ गया उच्चतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी मिश्रण। यानी जब दोनों घटकों का क्वथनांक, यानी शुद्ध घटकों का जो क्वथनांक है वो मिलाने पर जो मिश्रण बने उसका क्वथनांक जब अधिक हो जाए तो हम कहेंगे भाई ये उच्च क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी मिश्रण होंगे। इसमें तो क्या इसका परिभाषा लिखेंगे, तो दो द्रवों का वह मिश्रण, दो द्रवों का वह मिश्रण जिसका क्वथनांक ठीक है शुद्ध घटकों के क्वथनांकों से, ठीक है, शुद्ध घटकों के क्वथनांकों से अधिक होता है स्थिर क्वाथी, यानी उच्चतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं। आ गया समझ। अब ये हो गया। अब इसका एग्जाम्पल लिख लेंगे। एग्जाम्पल जैसे HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल 68% तथा शुद्ध जल यानी 32%, शुद्ध जल का कितना होना है 32% का मिश्रण। क्लियर हुआ। ये एग्जाम्पल हो गया। यानी ये ऐसे क्वथनांक, ऐसे मिश्रण मतलब पदार्थ हैं जिनको अगर इतने परसेंटेज में मिला दें, 68 है, मिला दें तो ये स्थिर क्वाथी मिश्रण बनेगा और उसका क्वथनांक जो होगा इन दोनों से क्या होगा, अधिक आएगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि दो द्रवों का वह मिश्रण जिसका क्वथनांक शुद्ध घटकों के क्वथनांकों से अधिक होता है, ठीक है, उच्चतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी, ठीक है, मिश्रण कहलाते हैं। चलो ये हो गया। अब इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, ये जो विलयन होते हैं ये सामान्यतः ऋणात्मक जो विचलन दर्शाते हैं, निगेटिव डेविएशन शो करते हैं, वही मिश्रण ये दिखाते हैं, वही ये जो है उच्चतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी मिश्रण होते हैं। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला हम लोग दूसरा बात करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है भाई देखो न्यूनतम क्वथनांक वाले। अब कह रहा है दूसरा जो टाइप है तो लिखेंगे न्यूनतम क्वथनांक वाले, ठीक है, क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी मिश्रण, स्थिर क्वाथी मिश्रण, यानी कह सकते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। क्लियर हुआ। अब इसमें वही कहा गया कि भाई अभी हमने समझाया
कि अगर हम क्या लेते हैं C2H5OH लेते हैं और अगर ये शुद्ध है, ठीक, और शुद्ध है अगर हम जल लेते हैं H2O, ठीक, और इसका जो क्वथनांक होता है, ये क्या होता है आपका क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट, इसका जो क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, तो हम कहेंगे 78.3 होता है, ठीक। अब इसको जब कहेंगे ये कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब जब आप मिलाएंगे तो बनेगा स्थिर क्वाथी मिश्रण, स्थिर क्वाथी मिश्रण बनेगा। अच्छा, तो कह रहा तब, तो कह रहा इसका जो क्वथनांक आ जाता है ना वो 78.17 डिग्री सेल्सियस आ जाता है। कितना आ जाता है 78.17 डिग्री सेल्सियस आ जाता है। ये कब होगा, तो कह रहा है एथिल एल्कोहल को अगर हम 95.5% ले लें और इसे 4.5% ले लें। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो कह रहा भाई देखो हाई एथिल एल्कोहल है ना, यानी जानते हो ठर्रा वाले हैं तो क्या करते हैं 95.5% ले लिए, यानी जो सीधे दारू मारते हैं यानी बॉटल वाला है ना, पानी होने की जरूरत नहीं पड़ती है, वही वाले क्या करते हैं उनका क्वथनांक जो होता है वो लो हो जाता है। ऐसे समझेंगे, देखिए ये 95.5% और जल मिलाएंगे 4.5%। अब जब दोनों को मिला लेंगे ना तो क्या होना चाहिए था, जब आप इसे गर्म करेंगे तो ये जल्दी वाष्पित होना चाहिए था, ये बाद में वाष्पित होना चाहिए था, लेकिन जब दोनों को मिलाएंगे तो इसका जो क्वथनांक आएगा वो निश्चित हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? निश्चित हो जाएगा। तो कह रहा इसका क्वथनांक एथिल एल्कोहल का देखिए 78.3 है, इसका है 100, ठीक। जब मिलाएंगे तो क्या आ रहा है 78.13 आ गया, यानी इसके क्वथनांक से और इसके क्वथनांक से इसका मान क्या हो गया, कम हो गया। तो यही कह रहा है कि जब दो द्रवों को आप मिलाते हो, ठीक है, यदि उसका जो क्वथनांक है निश्चित हो जाए, ठीक है, और वह इन दोनों शुद्ध घटकों के क्वथनांक से उसका मान क्या हो जाए, कम हो जाए, तो उसे हम कहेंगे कि भाई ये न्यूनतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे दो द्रवों का वह मिश्रण, दो द्रवों का वह मिश्रण, ठीक है, जिसका क्वथनांक ठीक है शुद्ध घटकों, यानी ये दोनों शुद्ध थे, शुद्ध घटकों वाले, ठीक है, शुद्ध घटकों के क्वथनांकों से कम होता है, ठीक है, न्यूनतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं। स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं। क्लियर हुआ? चलो ठीक। अब ये हो गया, अब एग्जाम्पल लिखना होगा तो एग्जाम्पल में लिख लेंगे क्या, C2H5OH, ठीक है, कितना परसेंट, 95.5%, परसेंटेज आपको याद रखना होगा इस केस में, और प्लस, ठीक है, शुद्ध जल, क्या है भाई, शुद्ध जल है, और इसका जो होना चाहिए मात्रा 4.5% होगा, तो का मिश्रण लिखेंगे, यहाँ तथा लिखेंगे, तथा H2O का मिश्रण। ये क्या होंगे, ये स्थिर क्वाथी होंगे और इनका जो क्वथनांक होगा इन दोनों घटकों के क्वथनांक से कम हो जाएगा। तो ये हो गया स्थिर क्वाथी के बारे में। अब हम चलते हैं